नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान से देखिएगा। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोलिजन के ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया गया है और इसमें हमें इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट लेना है, प्लस यहाँ पर हैवी पार्टिकल और अगर लाइटर पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है तो हमें किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर हैवी पार्टिकल होता है तो हैवी पार्टिकल का इनर्शिया के कारण वेलोसिटी कोलिजन में चेंज नहीं मानते हम लोग कि काफ़ी हैवी पार्टिकल है और उसके कंपेयर में कोई लाइटर पार्टिकल उससे कोलाइड हो रहा होता है तो हम लाइटर पार्टिकल की तो स्पीड में चेंजेस मानेंगे, वेलोसिटी में चेंजेस मानेंगे, लेकिन हैवियर पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजेस नहीं मानेंगे अगर हैवियर पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा मास रखता है, ज़्यादा इनर्शिया रखता है कंपेयर टू अनदर पार्टिकल। और इलास्टिक कोलिजन में जैसा हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सरफेस के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग जो होना चाहिए वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से उसे रिसीड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, उसको अगर मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पर एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हुआ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, यहाँ से h हाइट की ऊंचाई पर एक हैवी पार्टिकल दिया हुआ है और इसके कांटेक्ट में एक लाइटर पार्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वर्टिकल लाइन इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है और इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करूँ तो ये एंगल आपको थीटा दिया है। इसकी हाइट यहाँ से जो दिया हुआ है ये h के इक्वल दिया हुआ है, ये h के बराबर हाइट की वैल्यू दिया है, वहां से ये ड्रॉप हो रहे हैं, दोनों साथ साथ ड्रॉप हो रहे हैं। और क्या पॉइंट दिया हुआ है कि इन स्फीयर का जो रेडियस है वो h के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है हम दोनों पार्टिकल को h हाइट तक ही ड्रॉप करते हुए मानेंगे। तो ये जब नीचे की ओर आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हैं और उसके बाद कोलाइड होते हैं। ये जमीन से कोलाइड हुआ और ये यहाँ पर कोलाइड हुआ। अब ये कोलाइड होते ही ये यहाँ से जंप करके आगे की ओर जाएगा तो हमें यहाँ पे रेंज पता करना है और सारे कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, मतलब हर जगह E की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अब हम इस पॉइंट को अगर हम अप्लाई करें तो इस पोजीशन पर ये नीचे की ओर V0 वेलोसिटी से अप्रोच किया, ये भी नीचे की ओर V0 वेलोसिटी से अप्रोच किया और वो V0 हमें पता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन अंडर रूट 2gh के इक्वल है। ये फ्री फॉल होते हुए नीचे की ओर आया, ये भी फ्री फॉल होते हुए नीचे आया, दोनों का V0 अंडर रूट 2gh के इक्वल है। अब ग्राउंड सरफेस से अगर ये कोलाइड होता है तो ग्राउंड सरफेस से जब ये कोलाइड होगा तो ये जितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से रिसीड करेगा। तो इस हैवी पार्टिकल के वेलोसिटी इस सरफेस पे अगर हम लगाएं तो कोलिजन के बाद यहां पर V0 आएगा। अच्छा, यहां पर जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल तब कोलाइड हम मानेंगे जब ये ऊपर की ओर पलट करके, जब तक नीचे की ओर जा रहा है और दूसरा वाला पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है, इनके बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जर्क लग करके ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, इस ऊपर वाले पार्टिकल और नीचे वाले पार्टिकल में कोलिजन होगा। ये तो V0 से नीचे आ रहा है, ये V0 से ऊपर की ओर गया। अभी इनके बीच में ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, थीटा के इक्वल है। तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखें तो ये V0 कॉस थीटा से इधर की ओर आ रहा है और ये V0 कॉस थीटा से इसके सेंटर की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के सरफेस के परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी से जो अप्रोच कर रहे हैं वो 2V0 कॉस थीटा से अप्रोच कर रहे हैं, जबकि इसकी इस साइड की ओर वेलोसिटी जो है वो V0 साइन थीटा के इक्वल है। अब कोलिजन के बाद की कंडीशन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इस साइड की ओर यहां पर जब इधर की ओर जंप करेगा तो इधर की ओर इसकी वेलोसिटी V के इक्वल हो गया। इस साइड अगेन इसकी वेलोसिटी V0 साइन थीटा ही रहे क्योंकि सरफेस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स सिचुएटेड नहीं है।
इस हैवी पार्टिकल के वेलोसिटी अगेन यहां पर लिखेंगे तो वी नॉट के इक्वल आएगा, तो इधर की जो उसकी वेलोसिटी है वो वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल ही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू वी नॉट कॉस थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग वी माइनस वी नॉट कॉस थीटा, तो वी माइनस वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल निकल करके आएगा। तो v इज इक्वल टू 3v नॉट कॉस थीटा के इक्वल निकल करके आएगा। तो एक्चुअली में ये वेलोसिटी यहां पर 3v नॉट कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तब ये 3v नॉट कॉस थीटा, इधर v नॉट कॉस थीटा, डिफरेंस यहां पे v नॉट कॉस थीटा, तो जितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है उतनी वेलोसिटी से रिसीड कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ये काफी हैवी पार्टिकल इन कंपेयर टू दिस, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी टक्कर के कारण, इन दो पार्टिकल के टक्कर का इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं माने गए। तो कोलिजन के बाद हम लोग ने लाइटर पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, और ध्यान रख के रहिएगा ये हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट निग्लिजिबल है। अब आपसे पूछ लिया कि ये भाई इस डायरेक्शन में जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये जाएगा तो ये इसकी रेंज कितने के इक्वल निकल करके आएगी। रेंज की वैल्यू कितने के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगी। रेंज कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितने के इक्वल है। अब दो कंपोनेंट निकल आए हैं तो बाकी कंपोनेंट बड़े इजीली कैलकुलेट करेंगे, बस हमें इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहां पे हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है ये थीटा के इक्वल था, ये एंगल थीटा के इक्वल था, तो 3v नॉट कॉस थीटा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का पार्ट इधर क्यों निकालें तो ये 3v नॉट कॉस थीटा है, इधर v नॉट साइन थीटा है, ये एंगल थीटा, तो इधर 3v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इधर 3v नॉट कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो यहां पर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो इस साइड थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहां पे वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और इधर की ओर प्लस यहां पर करेंगे तो वी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा। ये पूरी वैल्यू यहां पर निकल करके आ रही, इतना पूरा टर्म्स यहां पे निकल करके आया। तो इसके रिजल्टेंट वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, इसके रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर जो निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू 4v नॉट साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज इक्वल टू 3v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस v नॉट साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो रेंज की वैल्यू को अगर मैं यहां पे लिखूं तो रेंज यहां पर जो निकल करके आ रहा है ट्वाइस vy डिवाइडेड बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मल्टीप्लाई vx कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कर दिया, तो टोटल रेंज की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है। इसकी वैल्यू यहां पे रखा तो ट्वाइस vy की वैल्यू को रखा तो ब्रैकेट क्लोज 3v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा होल डिवाइडेड बाई जी। यहां पर इसके आगे अगर हम रखें तो 4v नॉट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट होकर के आएगी। टोटल टर्म्स यहां पे निकालें तो 8v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आएगा, यहां पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। अच्छा, इस वाले कंडीशन पे यहां पर 4 ही रहने देते हैं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसको और सिंप्लीफाई यहाँ पे करना चाहूँ तो इसमें रेंज की वैल्यू 4v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, इस ब्रैकेट में यहाँ पर आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस 2 थीटा लिख लेता हूँ, तो कॉस 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आएगी। ये पूरी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होकर क्या है इनटू साइन 2 थीटा, दैट इज रेंज ऑफ द पार्टिकल। ये रेंज की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट होकर के आएगी।
तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग ने जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें एक पॉइंट यह डिस्कस किया कि अगर कोई हैवी पार्टिकल या काफी लार्ज मास का कोई पार्टिकल किसी अनदर मास से टकराता है जो काफी उसके कंपेयर में कम मास रखता है, तो हैवी पार्टिकल के वेलोसिटी में हम लोग चेंजेस नहीं मानेंगे क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जिसके कारण इनर्शिया ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद हम लोग सेम मानेंगे। दूसरा, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये दो कॉन्सेप्ट को मिला दें तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखना, और नेक्स्ट एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन के ऊपर बेस करके दिया हुआ है। इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और दूसरा, इसके नोट पॉइंट पे हम लोग ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखा हुआ है कि अगर कोई आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है और साथ साथ में हेड ऑन कोलिजन होता है, तो उनकी वेलोसिटी टक्कर के बाद इंटरचेंज हो जाती है। तो ये जो स्मॉल नोट पॉइंट है इसके ऊपर बेस करके काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि यहां पर एक इस तरीके का टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके का टेबल दिया हुआ है और टेबल कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, यहां पे फ्रिक्शन सिचुएटेड नहीं है और इसके ऊपर नंबर ऑफ बॉल इस तरीके से सिचुएटेड है। नंबर ऑफ बॉल यहां पर ऐसे सिचुएटेड है जो ऑर्बिट पोजीशन पर रखे हुए हैं, ऑर्बिट पोजीशन पर रखे हुए हैं और लेंथ के अलोंग इस तरीके से रखे हुए, लेंथ के अलोंग यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, लेकिन जो भी वेलोसिटी दे रहे हैं वो सेम अमाउंट पे वेलोसिटी का पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी वेलोसिटी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हाँ, जो भी वेलोसिटी है वो स्ट्रेट इस लेंथ के अलोंग सिचुएटेड है, जो भी वेलोसिटी वो स्ट्रेट इस लेंथ के अलोंग सिचुएटेड, सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और जितनी भी कोलिजन है वो सब इलास्टिक कोलिजन है। अब इस टेबल की जो टोटल लेंथ यहां पर दी हुई है वो L के बराबर दी हुई है, टोटल लेंथ यहां पे L के बराबर दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि टाइम की वैल्यू बताओ जिसके बाद यहां इस टेबल पे कोई भी पार्टिकल सिचुएटेड ना रहे, सब फॉल कर जाए। तो अब इस केस में अगर हमें ये पता करना है कि भाई कितने टाइम के बाद सारे पार्टिकल फॉल कर जाएं, तो यहां पे अगर हम चेक करें तो अगर हम इस सबसे लास्ट वाले पार्टिकल के बारे में सोचते हैं तो जब इस पार्टिकल और अनदर किसी पार्टिकल में कोलिजन होता है तो एक्चुअली में वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो अगर हम इस पे पार्टिकल को ना गिरते हुए हम ये चीज दिमाग में बैठाएं कि वेलोसिटी जो है वो कौन सी पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे पहले फॉल होती है या कौन सी वेलोसिटी सबसे बाद में फॉल होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि सबसे किनारे ये वाला जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v है, जब इससे ये टकराएगा, जैसे इन दोनों में ये कोलिजन हुआ, इन दोनों में ये कोलिजन यहां पर हुआ, इन दोनों में कोलिजन हुआ, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो एक्चुअली में इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें चली जाएगी और ये आगे की ओर मूव कर जाएगा। ये आगे क्यों मूव कर जाएगा, तो हम अगर ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये अगर मैं 1 लिखूं तो 1 की पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें शिफ्ट होगी और वही वेलोसिटी इसमें शिफ्ट होकर के वो लेकर के इधर क्यों गिरेगी। तो हम पार्टिकल ना सोच करके ये देखें कि वेलोसिटी जो है वो लगातार ट्रांसफर होते हुए आगे क्यों गिर रही है। तो वेलोसिटी का जजमेंट करते हैं, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को डिसाइड कर लेते हैं और हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी को चेक करते कि भाई वो कितने टाइम के बाद टेबल के बाहर गिरेगा। तो जैसे मैं यहां पे जज करूं तो इस पूरे केस में यहां पर ये नंबर 1 का मान लिया पार्टिकल, तो ये वेलोसिटी इससे जाकर के टक्कर खाया, ये मान लो इससे टक्कर खाया, या फिर इसको 1 छोड़ो, इसको यहां पे 1 लिया, ये जाकर के इससे टक्कर खाया।
पहले इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ये जब इससे कोलाइड होगा तो ये वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कराएगा और ये वेलोसिटी लेकर के बाहर की ओर जाएगा। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस से डिसाइड करूं कि ये x के इक्वल है, तो इस 1 वाली वेलोसिटी को इस टेबल से बाहर गिरने में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू x अपॉन v लगेगा, x अपॉन v के इक्वल यहां पे लगेगा। इसका मतलब इस वेलोसिटी को पूरा थ्रू आउट इस डिस्टेंस तक क्रॉस करने पे अगर बीच में कोई पार्टिकल आता है तो उससे टक्कर खा करके वो वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर करेगा। ये एक तरीके से ये मान करके चलिए कि इसमें कंटिन्यूअसली वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को कांस्टेंट मेंटेन किया, टक्कर के बाद भले ही पार्टिकल चेंज हो जा रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही चलती चली जा रही है। अगर ये बाई चांस इससे कोलाइड भी होता है तो ये पार्टिकल तो यहां पे रुक जाएगा लेकिन इसकी वेलोसिटी आगे की ओर ट्रांसफर होते हुए चली जाएगी, तो वेलोसिटी तो एक डायरेक्शन की ओर चलती चली जा रही है और वो v वेलोसिटी से ही जा रहा है। तो अगर किसी वेलोसिटी को टेबल से बाहर क्यों गिरना है तो उसका टाइम टेबल के कॉर्नर से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का पार्ट आएगा। तो अब अगर हमें लार्जेस्ट टाइम पता करना तो सबसे किनारे वाले पार्टिकल को चूज करते और दूसरे एंड से क्रॉस करा के गिरा देते। अगर ये वेलोसिटी दूसरे एंड से क्रॉस करके टाइम निकाले, वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या है। बाकी वेलोसिटी को यहां से यहां तक, जैसे अगर हम इस सेकंड नंबर वाले पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका यहां से डिस्टेंस y लिख लिया, तो इस वेलोसिटी को दूसरे कॉर्नर तक जाने में जो टाइम लगेगा वो t डैश इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई v लगेगा। इस वेलोसिटी को इस पॉइंट तक जाने में ये टाइम लगा, तो हम यहां पे लार्जेस्ट टाइम अगर पता कर लें तो बाकी वेलोसिटी को तो कम ही टाइम लगेगा कॉर्नर तक पहुंचने के लिए। तो लार्जेस्ट टाइम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने का टाइम अगर निकालें तो वो टाइम की वैल्यू t की वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू l अपॉन v के इक्वल है, दैट इज मैक्सिमम टाइम। इस टाइम इंटरवल में बाकी सारी वेलोसिटी इस टेबल से ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, जिससे ये दूसरे तरफ यहां पर ये इस टेबल पे कोई भी बॉल ना रहे, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है। तो इसमें केवल हमें एक सब पॉइंट बस ध्यान रखना था कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, तो भले ही पार्टिकल के कोलिजन होता है लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखता है, ठीक है, वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है, बस अपने पार्टिकल की वैल्यू को चेंज कर लेता है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है। जैसे यहां पे अगर मैं कह दूं कि एक पार्टिकल का मास m है, यहां पे पार्टिकल का मास m है, ये v1 है, ये v2 है, तो ये बिफोर कोलिजन है। कोलिजन के बाद अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी अभी भी इधर की ओर v1, लेकिन ये इसमें इंटर करके चला जाएगा। तो ये 2 पार्टिकल, ये 1 पार्टिकल, तो 2 वाला पार्टिकल इसके वेलोसिटी को लेकर चला जाएगा और 1 वाला पार्टिकल इधर की ओर इसकी वेलोसिटी लेकर के चला जाएगा। मास डिफरेंट हो गया लेकिन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। ठीक है।